हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑर्डर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, बीएससी पार्ट थर्ड का आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्टोमेटा रंध्र। देखो, इसमें अपन रंध्र के बारे में अपना मेन जो पॉइंट चल रहा था वो है उत्तर तंत्र की कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करने के लिए उत्तरदायी होता है वो कहलाता है उत्तक। और इसमें जो उत्तकों का एक विशिष्ट समूह जो किसी इकाई की तरह यूनिट की तरह कार्य करे वो कहलाता है उत्तक तंत्र। तो उत्तक तंत्र में अपन ने कई सारे उत्तक तंत्रों के बारे में देख रहे हैं। तो उसमें अपना पहला उत्तक तंत्र चल रहा है बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र या अधिचर्म उत्तक तंत्र। तो अधिचर्म उत्तक तंत्र में अपन ने एपिडर्मिस के बारे में पढ़ लिया, एपिडर्मिस की संरचना अधिचर्म की और एपिडर्मिस के कार्य। और आज उस अधिचर्म उत्तक तंत्र का जो दूसरा भाग है संरचना का वो है रंध्र। कि पादप के विभिन्न अंगों के जो अधिचर्म उत्तक तंत्र में तीन प्रकार की संरचनाएं पाई जाती थी: अधिचर्म, रंध्र और अधिचर्म अतिवृद्धि एपिडर्मल आउटग्रोथ। तो आज अपना जो दूसरा टॉपिक है वो इसमें अधिचर्म उत्तक तंत्र में वो है रंध्र। तो देखो, रंध्र क्या होते हैं। रंध्रों के बारे में जैसे अपन पिछली क्लासों में छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं कि ये प्लांट्स के जो वायवीय भाग होते हैं, वायवीय भागों पर ये छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं वो कहलाते हैं रंध्र। रंध्रों की संख्या प्लांट्स में पत्तियों पर सबसे अधिक होती है। प्लांट्स पर जो पत्तियां होती हैं, लीफ जो होती हैं, लीफ पर इनकी संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। अब रंध्रों का मुख्य कार्य एक तो वाष्पोत्सर्जन होता है और एक श्वसन क्रिया में भाग लेने के लिए रंध्र उत्तरदायी होते हैं। तो रंध्रों के द्वारा पादपों में श्वसन क्रिया और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की जाती है। रंध्र दो कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। उन दो कोशिकाओं को बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं बोलते हैं? द्वार कोशिकाएं। ये द्वार कोशिकाएं उस रंध्र छिद्र को घेरे हुए रहती हैं। गार्ड सेल्स द्वार कोशिकाएं होती हैं। ये द्वार कोशिकाएं होती हैं वो रंध्र छिद्र को घेरे हुए होती हैं। और इस प्रकार से आज इस रंध्र की थोड़ी सी संरचना, रंध्रों के कार्य है, इसके बारे में देखते हैं। क्योंकि ये बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र का दूसरा भाग है रंध्र। तो रंध्र की परिभाषा रंध्र पादपों में पत्ती एवं अन्य वायवीय भागों पर पाए जाने वाले पादपों में पत्ती एवं वायवीय भागों या अंगों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। रंध्र दो द्वार कोशिकाओं से घिरे हुए होते हैं। द्वार कोशिकाएं होती हैं, द्वार कोशिकाएं रंध्र छिद्र को घेरे हुए रहती हैं। रंध्र का जो छिद्र होता है वो द्वार कोशिकाओं के द्वारा खुलता और बंद होता है। तो ये होता है रंध्र। अब रंध्र की संरचना के बारे में अपन देखते हैं
कि रंध्र की संरचना किस प्रकार से होती है। वैसे इसको अपन पिछली क्लासों में, छोटी क्लासों में, सीनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। रंध्रों का खुलना और बंद होना, कि रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है कि जब उनमें जल के अणु अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो द्वार कोशिकाएं फूल जाती है, जिससे उनका बाहर में खिंचाव होता है और इसके कारण रंध्र छिद्र खुल जाता है। तो इसकी क्रियाविधि के बारे में अपन बताए हैं। तो यह रंध्र की परिभाषा हुई कि पादपों में पत्ती या अन्य वायवीय भाग, जो भी वायवीय भाग है, चाहे वो तना है, पत्ती है, फूल है, फल है, बाकी जड़ों में रंध्र नहीं पाए जाते। ये पादपों में पत्ते अथवा अन्य वायवीय जो भाग होते हैं, उन वायवीय भागों पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छोटी जो छिद्रों का संरचना होती है, उनको बोलते हैं रंध्र। और रंध्र जो होते हैं दो द्वार कोशिकाओं से घिरे हुए होते हैं, गार्ड सेल्स से। गार्ड सेल्स होती हैं, दो द्वार कोशिकाएं होती हैं, उन द्वार कोशिकाओं से ये रंध्र छिद्र जो होते हैं वो घिरे हुए होते हैं। अब देखते हैं रंध्र की संरचना। रंध्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो अब रंध्र की संरचना के बारे में हम देखते हैं कि रंध्रों की संरचना किस प्रकार से बनी हुई होती है। तो रंध्रों में मुख्य रूप से दो द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये द्वार कोशिकाएं रंध्र को घेरे रहती हैं। देखो इसकी संरचना के बारे में आपके पास देखो, डायग्राम से देख लो। ये देखो ये जो ये तो पोर है, रंध्र छिद्र, और ये है गार्ड सेल्स। ये जो रंध्र छिद्र के दोनों और जो साइड में मोटी कोशिकाएं जो होती हैं, ये कहलाती हैं गार्ड सेल्स, द्वार कोशिकाएं। इनमें ये क्लोरोप्लास्ट है, ये इसमें सहायक कोशिकाएं होती हैं। कौन सी ये सहायक कोशिकाएं, हेल्पर सेल्स। अब देखो इन कोशिकाओं में जो ये द्वार कोशिकाएं होती हैं, इन द्वार कोशिकाओं के द्वारा रंध्र छिद्र खुलता और बंद होता है। जब इन द्वार कोशिकाओं में जल के अणु बाहर से अंदर प्रवेश कर जाते हैं, पोटेशियम आयनों के स्थानांतरण के द्वारा रंध्र का खुलना और बंद होना, कई सारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए, अलग अलग सिद्धांत दिए। तो इनमें जब जल के अणु प्रवेश कर जाते हैं तो द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं। जैसे द्वार कोशिकाएं फूलती है तो ये लिखती मोटी होती है, ये लिखती पतली होती है, जिसके कारण ये इस व्यक्ति में इधर की साइड में बढ़ा होता है, खिंचाव होता है, और इस प्रकार जैसे बोलते हैं तो यह रंध्र छिद्र खुल जाता है। रात्रि के समय
कोटेशन लाइन नहीं बन पाते, ये से जब हम बाहर निकल जाते हैं तो ये रंध्र क्षेत्र जो है बंद हो जाता है। और रंध्र का खुलना और बंद होना द्वार कोशिका में जल के अणुओं के प्रवेश के पर भी डिपेंड करता है। तो अब इसमें अपन इस नल के रंध्र की संरचना के बारे में देखते हैं कि रंध्र में मुख्य रूप से 2 द्वार कोशिकाएं होती हैं। रंध्र में मुख्य रूप से 2 द्वार कोशिकाएं होती हैं। ये दोनों द्वार कोशिकाएं रंध्र में मुख्य रूप से 2 द्वार कोशिकाएं होती हैं। इन द्वार कोशिकाओं की आकृति एवं आकार अन्य अधिजन कोशिकाओं से भिन्न होता है। इनमें द्वार कोशिकाओं की आकृति एवं आकार अन्य अधिजन कोशिकाओं से भिन्न होता है। कि भाई जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, ब्लड सेल्स जो होती हैं, इन कोशिकाओं का आकार अन्य जो अधिजन कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं से इनका आकार भिन्न होता है। क्योंकि यह द्वार कोशिकाओं की आकृति किडनी से मटर बीज के सेल की आकृति की ये कोशिकाएं होती हैं। तो ये अन्य अधिजन जो कोशिकाएं होती हैं उनके आकार से अलग होती हैं। द्वार कोशिकाएं अधिजन कोशिकाओं से घिरी रहती हैं। द्वार कोशिकाएं अधिजन कोशिकाओं से घिरी रहती हैं। भाई ये पर जो बोला ना साइड से ये एपिडर्मल सेल्स भी बोल सकते हैं। अधिजन कोशिकाओं से ये जो है ये घिरी हुई रहती हैं। और इन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं। सब रंध्र द्वार कोशिकाओं तथा सहायक कोशिकाओं से मिलकर बनता है। द्वार कोशिकाएं किडनी से जीवित कोशिकाएं होती हैं। द्वार कोशिकाएं वृक्काकार किडनी से द्वार कोशिकाएं वृक्काकार जीवित कोशिकाएं होती हैं। भाई जो गार्ड सेल्स जो होती हैं वो किडनी से कोशिकाएं होती हैं और जीवित कोशिकाएं होती हैं। और इनकी बाह्य एवं भीतरी व्यक्ति की मोटाई असमान होती है। इनकी बाह्य एवं भीतरी व्यक्ति की मोटाई असमान होती है। ये अपन ने अभी बताया था कि इसमें जो भीतरी व्यक्ति होती है ये वाली व्यक्ति, इसीलिए इसको अपन गहरा बनाया थोड़ा मोटा बनाया। भीतरी व्यक्ति थोड़ी मोटी होती है और बाह्य जो व्यक्ति होती है वो पतली होती है। इसलिए जो दोनों व्यक्ति होती है, बाह्य व्यक्ति और आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो होती है उस व्यक्ति में असमानता पाई जाती है। असमानता मोटी होती है भीतर वाली, बाहर वाली जो है पतली होती है।
बाह्य भित्ति पतली और लचीली होती है। बाह्य भित्ति जो है पतली और लचीली होती है। इसमें विभिन्न कोशिकाओं राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्वृत्तीय जालिका, गॉल्गी है, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। बाह्य भित्ति होती है, बाह्य भित्ति पतली एवं लचीली होती है। बाह्य भित्ति पतली एवं लचीली होती है जिसमें विभिन्न कोशिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। कि भाई इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्गी है, अंतर्वृत्तीय जालिका है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सभी कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा शर्करा का निर्माण कर इन कोशिकाओं का स्फीत दाब बढ़ जाता है। क्लोरोप्लास्ट द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्लोरोप्लास्ट द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा शर्करा का निर्माण होता है। जिससे शर्करा का निर्माण होता है, जिससे इन कोशिकाओं का स्फीत दाब बढ़ जाता है, जिससे इन कोशिकाओं का, कौन सी कोशिकाओं का, ब्लड सेल्स का, इन कोशिकाओं का स्फीत दाब, ब्लड प्रेशर, इसलिए इन कोशिकाओं का स्फीत दाब बढ़ जाता है। इससे द्वारा कोशिकाएं स्फीत होकर फूल जाती हैं। स्फीत दाब बढ़ जाता है जिससे द्वारा कोशिकाएं फूल जाती हैं। फूल जाती हैं। जैसे इनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा शर्करा का निर्माण होगा, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट द्वारा प्रकाश संश्लेषण करेगा, जिससे पोटेशियम आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। या शर्करा का सांद्रता जैसे बढ़ेगी तो इन कोशिकाओं का आकार जो बढ़ जाता है, कोशिकाएं फूल जाती है, जिसके कारण रंध्र का जो क्षेत्र है वो खुल जाता है। और जब रंध्र कोशिकाएं स्खलित हो जाने से रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद। जैसे जब रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, शर्करा का निर्माण नहीं होता है, तो ये द्वार कोशिकाएं होती हैं, ये स्खलित हो जाती है, स्खलित अवस्था में आ जाती है, तब रंध्र जो क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है। तो रंध्रों का खुलना और बंद होना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तहत जो शर्करा का निर्माण होता है उस पर भी डिपेंड करता है, या फिर इसमें पोटेशियम आयनों की सांद्रता पर भी डिपेंड करता है, जल के अणुओं के प्रवेश पर भी इस पर डिपेंड करता है। तो ये कई सारे वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए थे, अपने अलग अलग सिद्धांत दिए थे रंध्रों की संरचना को समझाने के लिए या खुलने एवं बंद होने की क्रिया विधि को समझाने के लिए।
तो इस प्रकार से ये है रंध्र की संरचना कि रंध्रों में मुख्य रूप से 2 द्वार कोशिकाएं होती हैं। ये गार्ड सेल्स में होती है, 2 द्वार कोशिकाएं होती हैं जिनकी आकृति, इन द्वार कोशिकाओं की आकृति और आकार अधिजान कोशिकाओं से भिन्न होता है। जैसे अधिजान कोशिकाएं होती हैं जिन्हें सहायक कोशिकाओं के नाम से भी जाना जाता है, ये अधिजान कोशिकाओं से भिन्न होती है इनकी आकृति। द्वार कोशिकाएं अधिजान कोशिकाओं से घिरी हुई रहती हैं। ये द्वार कोशिकाएं ये एब्डोमिनल सेल्स जो होती हैं इन सेल्स से घिरी हुई रहती हैं, सहायक कोशिकाओं से घिरी हुई रहती हैं। द्वार कोशिकाएं किडनीशील होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं और इनकी बाह्य और भीतरी भित्ति की जो मोटाई होती है, बाह्य भित्ति और भीतरी भित्ति, इस बाह्य भित्ति और भीतरी भित्ति की मोटाई में डिफरेंस होने के कारण ये असमान होती है। बाह्य भित्ति पतली एवं लचीली होती है, ये वाली भित्ति बाह्य भित्ति जो है पतली एवं लचीली होती है, भीतरी भित्ति जो मोटी और दृढ़ होती है। बाह्य भित्ति जिसमें विभिन्न कोशिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपत्री जालिका, क्लोरोप्लास्ट, ये आदि कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा शर्करा का निर्माण होता है और जिससे इन कोशिकाओं का स्तर दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण द्वार कोशिकाएं फूल जाती है, रंध्र छिद्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। रंध्र का जो छिद्र है वो क्या हो जाएगा, जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, रात के समय जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो उस समय ये शर्करा का निर्माण नहीं होता है, जिससे कोशिकाएं श्लथ अवस्था में आ जाती हैं और रंध्र का जो छिद्र है वो बंद हो जाता है। तो रंध्रों का खुलना और बंद होना ये द्वार कोशिकाओं के स्थिरता पर निर्भर करता है। द्वार कोशिका में जल के अणुओं के प्रवेश पर भी डिपेंड करता है या पोटेशियम आयन की सांद्रता पर भी यह द्वार कोशिका का जो आकार है वो डिपेंड करता है। इस प्रकार से ये होती है अपने रंध्र की संरचना। अब है रंध्र के कार्य कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। रंध्र का कार्य क्या है कि पौधों में प्लांट में रंध्र क्या कार्य करते हैं। रंध्र का कार्य फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। अब देखो रंध्रों के द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं। एक तो जो रंध्र है पादपों में वाष्पोत्सर्जन का कार्य करते हैं, दूसरा है कि पादपों में गैसों का विनिमय करता है। रंध्रों का मुख्य कार्य गैसों का विनिमय है। विनिमय वाला ट्रांसलेशन आदान प्रदान। भाई रंध्रों का जो मुख्य कार्य क्या होता है, गैसों का विनिमय आदान प्रदान करना है। दूसरा है रंध्र वाष्पोत्सर्जन का कार्य करते हैं। अब देखो वाष्पोत्सर्जन एक इस प्रकार की जैविक क्रिया है जो केवल पादपों में होती है या पादपों के जीवित भागों में होती है। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि पादप के वायवीय भागों के द्वारा जल के अणुओं का वाष्प के रूप में जो उत्सर्जन होता है वो कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन एक इस प्रकार की पादपों में होने वाली जैविक क्रिया है जो ये आवश्यक भी है पर हानिकारक भी है। आवश्यक एवं हानिकारक है क्योंकि इससे वेस्टेज मात्रा में जल के अणुओं का या जल का उत्सर्जन होता है, परंतु ये जरूरी भी है क्योंकि जैसे ही वाष्पोत्सर्जन होगा तो पादपों में नीचे से खिंचाव बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण पादपों में जल की एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, तारतम्यता बनी रहती है, जिसके कारण वो खनिज लवण को अवशोषण करना या पादप के विभिन्न भागों के ऊंचाई वाले जो भाग हैं उनको भी जल का परिवहन करने में काम में ये क्रिया आती है। तो ये होता है आज हमने एपिडर्मिस जो टिश्यूज है बाह्य त्वचा तंत्र की
दूसरा जो भाग था एपिडर्मिस के बारे में पढ़ लिया, दूसरा भाग है रंध्र, और तीसरा जो भाग है अधिचरण अतिवृद्धियां, एपिडर्मल आउटग्रोथ। अधिचरण अतिवृद्धियां जो होती हैं जैसे कांटे हैं और भी कई सारी ग्रंथियां हैं, तो उसके बारे में अपन जो है अगली वीडियो जो होगी, अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें अपन इसके बारे में बताएंगे। कई सारी अधिचरण अतिवृद्धियां होती हैं, मूल रोम है, प्रोलचीय रोम है या ग्रंथि रोम है, उपउतांक है, ये कई सारे बाह्य उपांगों के कार्य है। तो इनके बारे में अपन अगली वीडियो होगी उसके बारे में बताएंगे।